हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हम पढ़ेंगे, 40 क्वेश्चंस देखेंगे। इस 40 क्वेश्चन में हम बेसिकली वो टॉपिक्स उठाए हैं जहां से बहुत ही अच्छे चांसेस हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि अब ये जो मैराथन सेशंस चलने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन सीरीज चलने वाली है, इनमें फालतू में ऐसे काम नहीं चलेगा कि आ गए सिर्फ अपना फोन पे देख लिए। क्वेश्चन साथ में लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम भी बताएंगे, आप भी देखेंगे कि आप कितनी डेप्थ में हो। जहां पे आप अटकते हो कमेंट करिए, कहां पे आपको दिक्कत आ रही है वहां पे हम लोग हेल्प करेंगे आपकी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? In his synthesis of urea, Frederick Wöhler used which inorganic compound as starting material? मतलब ये बोल रहा है कि फेडरिक वोल्हर जो थे उन्होंने कौन सा कंपाउंड यूज किया था इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने में। तो जिन्होंने ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से पढ़ी है या जिनको इनऑर्गेनिक पता है क्या थी, तो उनको पता होगा कि फेडरिक वोल्हर ने क्या किया था अपनी लैब में क्या किया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था हीट के थ्रू। तो कौन कौन से वो कंपाउंड थे? एक तो यूरिया था जो बना था एक्चुअली, एक और था, याद है किसी को? वो कंपाउंड था अमोनियम साइनाइड। बहुत ही तेज जहर होता है ये अमोनियम साइनाइड। वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और उससे इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। तो सीधा सीधा कौन सा आंसर है हमारा? बी वाला। अब हिंदी वाले भी अमोनियम साइनाइड देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब बात आती है वोल्हर के यूरिया संश्लेषण में प्रदर्शित किया गया है कि, अब वोल्हर ने अपने यूरिया के जो क्लासिफिकेशन किया था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें उन्होंने क्या किया था बेसिकली वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है कि क्या उन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जा सकता है। दूसरा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर में ऑर्गेनिक बन सकती हैं। अभी हम पीछे देख के आए, लेकिन इसको टिक नहीं करेंगे। सारे एमसीक्यूज पढ़ना सीखो। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, आंसर टिक कर देते हैं। सारे एमसीक्यूज पढ़ो, भले ही आंसर गलत है लेकिन सारे एमसीक्यूज पढ़ने के बाद ही टिक करेंगे। थर्ड पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज। नहीं, सिंथेसाइज तो हो सकते हैं। अभी हमने देखा यूरिया कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। नहीं, यूरिया को अभी हमने देखा कहां पे ऑब्टेन हो रही थी, अमोनियम साइनाइड से, एक इनऑर्गेनिक है। तो आंसर हमारा जो कौन सा करेक्ट है, बी वाला। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है? सबसे पहले तो अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट जानिए होता क्या है। जब आप कोई भी रिएक्शन करते हो वो कैसे होती है, आइए देखते हैं। जब आप रिएक्शन करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, एक मिनट, जब आप रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, रिएजेंट होता है, रिएजेंट, और उसके साथ में एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के साथ में रिएजेंट होता है। एक रिएक्टेंट होता है, उसके साथ में रिएजेंट होता है। तो जो रिएजेंट है कुछ कुछ प्रोसेस करता है और हमको प्रोडक्ट दे देता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। जो प्रोसेस हो रही होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक NaOH था, ठीक है, एक कोई और कंपाउंड था, दोनों की रिएक्शन करवाई, HCl मान लो था, NaCl हो गया और वाटर अलग चला गया। तो वाटर क्या हो गया, हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट क्या हो गया, NaCl। लेकिन जब रिएक्शन हो रही थी उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे उस चीज को हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट, जिस टाइम पे रिएक्शन चल रही थी। आओ देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। स्टेबल मॉलिक्यूल दैट अपीयर्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नहीं, अगला,
A short-lived species formed during the reaction that quickly converts to a more stable molecule. एक शॉर्ट टाइम के लिए कोई एक स्पीसी आती है, बात तो सही है। इंटरमीडिएट बहुत ही छोटे समय के लिए तो आता है। भाई आपने प्रोडक्ट डाला, रिएजेंट है, रिएक्टेंट ने रिएजेंट के साथ रिएक्शन की, उस रिएक्शन के टाइम को ही देखते हैं ना, उस टाइम पे ही तो इंटरमीडिएट बनता है, फिर तो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बन जाता है। अगला, ए मॉलिक्यूल दैट कैटलाइज द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, नहीं। ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, नहीं, ये भी नहीं है। आ जाओ इधर, वही चीज है कि क्या रिएक्शन के दौरान बनी एक अकाल्पनिक प्रजाति जो जल्दी से अधिक स्थिर अणु में परिवर्तित हो जाती है, इंटरमीडिएट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द होमोलिटिक फिजन। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग की चीज आ गई, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। आइए देखते हैं कि ये होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक होते क्या है। तो हमने कहा ये मान लो कार्बन है और ये कोई एक एटम है, सबको दिख रहा है कि नहीं? ऊपर बनाते हैं। मान लो ये एक कार्बन है और ये इसके पास में कोई एक ए एटम है। ए एक नॉर्मल सा एटम है जिसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, कौन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितनी ज्यादा तेज से। तो कार्बन जो है हमारा जल्दी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां पे क्या करेगा, ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब किसी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर कहीं से माइनस चार्ज गया है तो कहीं पे तो प्लस चार्ज आएगा ना, वही है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में कार्बन के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस, और ए के ऊपर क्या आएगा? माइनस। तो ये तो हेट्रोलिटिक हो गई, मतलब सारे एटम ले लिए, समानता नहीं रही ना। इसको बोलते हैं हम कार्बोकेटायन। याद रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। अब बात आती है होमोलिटिक क्या होता है। मान लो कार्बन कार्बन थे, ये बीच से ब्रेक हुए। अब इनने क्या किया, जब बीच से ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जो इसका इसके पास था वो उसके पास चला गया। मींस सबको, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया अपना अपना, इवनली ब्रेक हुए। अब जो चीज इवनली ब्रेक होती है हम उसको क्या बोलते हैं? होमोलिटिक। बात समझे? आ जाओ देखो, इसमें से कौन सा करेक्ट है होमोलिटिक के लिए? द बॉन्ड ब्रेक्स अनइवनली एंड वन एटम टेक बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, बॉन्ड ब्रेक्स इवनली एंड ईच एटम टेक वन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सही है। अनइवन तो नहीं ब्रेक होता है, बराबर से ब्रेक होते हैं, इवन में तो ब्रेक होते हैं। हिंदी वाले आ जाओ, देखो, बंधन असमान रूप से टूटता है। असमान रूप से टूटता है क्या? नहीं, बीच से टूटा ना, मतलब समान रूप से टूटा। तो देखो कहां पे समान रूप लिखा है, यहां पे समान रूप लिखा हुआ है। मींस आपका कौन सा करेक्ट है? बी वाला। बात समझे कि नहीं समझे? आ जाओ अगला क्वेश्चन। इन ए हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ द बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल ए बी। मान लो कोई एक ए बी मॉलिक्यूल था, उसमें क्या हुई? हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुई। अभी जो बताई थी ना, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए किसी ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज आर फॉर्म्ड। अब इनमें कौन कौन सी स्पीसी बनती हैं, कौन कौन सी चीजें बनने की पॉसिबिलिटी है, आओ देखते हैं। एक हमने ए कनेक्ट कराया, एक कार्बन से हमने बी कनेक्ट कराया। हमने माना ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के और अपने भी दोनों अपने पास रख लेगा। तो इसके कंडीशन में क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा। बट अब कुछ एक ऐसी कंडीशन आई जिसमें हमारा बी वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था और जो हमारा ये कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब क्या होगा? अब यहां पे जो एक कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रख लेगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो ऑटोमेटिकली कैसा चार्ज बन जाता है? माइनस। तो बी के ऊपर कैसा आ गया? प्लस। लेकिन अब कार्बन के ऊपर कैसा आएगा? कार्बन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो जो माइनस का आएगा। अब माइनस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन। माइनस है, एनायन चार्ज, इसीलिए क्या है? और किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में क्या बनता है? कार्बोकेटायन।
और देखते हैं, एक केटायन एंड एन एनायन, बस। कौन सा आंसर? बी वाला। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इफेक्ट्स के अंदर चलना पड़ेगा। इफेक्ट मतलब तीन टाइप के इफेक्ट होते हैं हमारे मेजरली, वैसे तो बहुत होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, तीन पढ़े हुए हैं सबने। आओ देखते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, आपसे चार्ज लेता नहीं है, लेने की कोशिश करता है, इंड्यूस करता है, आपके ऊपर चार्ज लेने की क्षमता रखता है। वो आपसे चार्ज लेने की धमकी दे देता है कि भाई चार्ज ले लूंगा मैं तुमसे, लेकिन लेता नहीं है। वो कौन सा इफेक्ट है हमारा? इंडक्टिव इफेक्ट है। आओ देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। मान लो आपके पास में कार्बन था, फिर कार्बन था, फिर क्लोरीन एटम लगा हुआ था, Cl सबको जानता होगा। मान लो इस पे Cl लगा था। अब जो Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अब ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देगा। जब इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होंगे। क्यों? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन एक्चुअल नहीं डेवलप होगा, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होगा। मींस चार्ज खिसकता हुआ दिखाई देगा, खिसकेगा नहीं, ये याद रखना। तो अब क्या होगा, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना पास होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो जितना दूर होगा उतने कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो इसका मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है जो हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आ जाओ, इंडक्टिव इफेक्ट सी आंसर। ये बात समझे कि नहीं समझे? आ जाओ। कंपेयर द एसिटिक स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये बोल रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा एसिडिक है। आपने क्लास 10th में पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण, कक्षा 10 में चैप्टर है। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो चैप्टर नंबर 2। उसमें आपने क्या पढ़ा था, जो अच्छा एसिड है वो क्या होता है? H+ आयन रिलीज करता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? H+ आयन अच्छा एसिड रिलीज करता है। अब यहां पे देखेंगे आसानी से H+ आयन जहां पर रिलीज होगा वो हमारा अच्छा एसिड है। और देखते हैं, अब यहां पे फ्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर दिख रहा है स्ट्रक्चर तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां पे ड्रॉ करे दे रहा हूं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां पे एक हमारा एसिड है और ये यहां पे फ्लोरीन है। ठीक, एक स्ट्रक्चर में फ्लोरीन हमारा यहां पे है, एक हमारा फ्लोरीन यहां पे है। मींस जो दूसरा फ्लोरीन है वो कहां पे है हमारा? इस जगह पे। और जो एक तीसरा फ्लोरीन है वो कहां पे है? वो यहां पे है। अब हम आपको नाम दिए दे रहे हैं, वहां अगर ना दिख रहा हो, ये हमारा फर्स्ट वाला फ्लोरीन है, ये हमारा सेकंड वाला फ्लोरीन है, ये हमारा थर्ड वाला फ्लोरीन है। 3 फ्लोरीन है। अब कौन सबसे अच्छे तरीके से खींच पाएगा बताओ? कौन सबसे अच्छे तरीके से इफेक्ट को लगा पाएगा? आई होप अब दिख रहा होगा सबको अच्छे से। अब देखो, यहां पे जो हमारा फ्लोरीन है ये क्या कर रहा है, एक फ्लोरीन तो हमारा यहां पे है, एक फ्लोरीन हमारा यहां है, एक फ्लोरीन हमारा यहां है। तो एसिड के पास में फ्लोरीन कौन है? अभी हम पढ़ के आए ना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास में होगा उतने आसानी से खींच पाएगा ना H+। और देखते हैं कौन पास में है इसके। यहां पे तो नजदीक है, 1 नंबर पे है। यहां पे हल्का सा दूर हुआ, यहां पे बहुत ज्यादा दूर हो गया। मतलब सबसे ज्यादा किस में है? 1 में। फिर कौन खींच पाएगा? 2। फिर कौन खींच पाएगा? 3। 1 2 3 इज द ऑर्डर। बात समझे? और देखते हैं, मींस यहां पे कौन सा है? 1 2 3। 1 3 2 नहीं, गलत। फिर 2 3 1 नहीं, 1 2 3 लास्ट वाला आंसर है आपका। आ जाओ आगे। विच फैक्टर मेक्स अ कार्बोकेटायन मोर स्टेबल।
अब आप हमको ये बताइए कार्बोकेटायन को कौन सी चीज बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनाती है। आओ देखते हैं क्या लिखा है ऑप्शन में। नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड विद द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कार्बोकेटायन को कौन स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सबसे पहले ही लाइन देखो, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड विद टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो यही हो गई ना, किसी कार्बोकेटायन के साथ में कार्बन ही बॉन्ड हुए हैं, मोर स्टेबिलिटी वहीं से गेन हो जाएगी। अगला देखते हैं, साइज ऑफ द कार्बोकेटायन, नहीं, गलत। प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर बाई, नहीं, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीज है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम विद द पॉजिटिव चार्ज, गलत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम विद द पॉजिटिव चार्ज, ये तो रिपल्शन देगा भाई। आंसर कौन सा है आपका, ए। ए आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अपने साथ नोट्स लेके बैठेंगे, चीजें रिवाइज करते हुए चलेंगे। अब बात आती है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्या होता है ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, आ जाओ देखते हैं। अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है। अब हाइपर कंजुगेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से हल्की ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। तीन इफेक्ट होते हैं, पढ़े थे ना, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन और अभी एक बाकी है रेजोनेंस। ये तीनों आज हम क्वेश्चन के सीरीज में देखेंगे अपने। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑकर्स इन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहां कहां होता है ये आपको मैं बता देता हूं। जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ये बेसिकली कहां पे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजों पे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है वहां पे हो रहा होता है। अब कार्बो एनायन जो है हमारा वो तो नेगेटिव है, मींस कार्बो एनायन पे नहीं होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, आ जाओ। एक तो ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, यही तीन दिए हुए हैं। अच्छा, जो रेडिकल होता है, ये रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग जो हुई है, ये भी कभी कभी क्या है, इसकी तरह बिहेव करता है कार्बोकेटायन की तरीके से। तो रेडिकल है, न्यूट्रल है भाई ये, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन और कार्बन रेडिकल, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मींस कहां कहां पे होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स पे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन कौन से होते हैं, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, दो हैं हमारे पास। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइपर कंजुगेशन इज ट्रू। अब कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है ये हाइपर कंजुगेशन के लिए सही है। आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अल्फा कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फिर अगला देखो, अल्फा कार्बन शुड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फिर अल्फा कार्बन शुड sp हाइब्रिडाइज। अब ये हिंदी वाला एक बार मैं हल्का सा जूम आउट कर देता हूं, हो सकता है ना दिख रहा हो, आई होप अब क्लियर होगा। ये दिख रहा है ना, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब यहां पे देखो, हाइपर कंजुगेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्बिटल को मिला के एक नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है सर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की हल्की हल्की चीजें हैं, तो अगर नहीं समझ में आई है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू का वेट करिए, उसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। अभी आ जाओ देखते हैं। अब बात आती है सर sp2 sp3 किस चीज का नाम है। तो हमने कहा देखो, बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो सिग्मा, दूसरा पाई, इतना पता है, ठीक सर। अब जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है। अब क्या है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है वो सिग्मा में होता है, ठीक है। जहां जहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा वहीं वहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहाँ हो रहा होगा, sp3 में हो रहा होगा, क्योंकि sp3 ही एक ऐसा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। आओ देखते हैं sp3 कैसे जानोगे, नहीं पता, आओ। ये पता है सबको, ये CH4 है या फिर मिथेन है, बताओ, ये CH4 है या फिर मिथेन है।
जल्दी बताओ, ये CH4 है कि मिथेन है? कमेंट करो। अरे भाई दोनों ही है। CH4 इसका फॉर्मूला है, मिथेन इसका नाम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी। अब sp3 आते हैं। एक बॉन्ड एस के लिए चला गया, 1 2 3, बची हुए 3 कहां जाएंगे? sp3 में। समझे? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो होता है sp3। ये भी आपको नोट कर लीजिए, sp sp2 sp3। sp में क्या होता है, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए। sp3 में क्या होता है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, sp3 में मतलब 4 सिग्मा, sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड, sp में 2 सिग्मा बॉन्ड। नोट कर लो, ये sp होगा 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp2 होगा 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp3 होगा 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ अगला। तो अब यहां पे देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। आई होप सबने अभी तक तो कर लिया होगा। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। अभी अल्फा कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन का मतलब है अब जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कहां होगा? या तो इस पे होगा या इस पे होगा। तो हमने कहा जहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा उस चीज पे कितने कार्बन कनेक्टेड हैं। मान लो ये हमारा कार्बोकेटायन है, ठीक, इससे कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? बस वो चीज आप देख लो, कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? 1 2 3, मतलब इसके कितने कार्बन हो गए? कितने अल्फा कार्बन हो गए? 3 अल्फा कार्बन हो गए। किसके? इसके। इस कार्बोकेटायन के कितने अल्फा कार्बन है? 1 2 3। और अल्फा कार्बन कैसे पहचानते हैं? किसी भी ऐसे कार्बन से जिसका हाइब्रिडाइजेशन होने जा रहा है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नंबर ऑफ कार्बन आर कॉल्ड अल्फा कार्बन। डायरेक्टली कनेक्टेड, पड़ोस वाले से पड़ोसी वाले नहीं, केवल डायरेक्टली कनेक्टेड, दैट आर अल्फा कार्बन। वो हमारे क्या होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं। बात समझ में आई? आओ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? अल्फा कार्बन शुड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला। आगे आ जाओ। हाउ मैनी हाइपर कंजुकेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल? इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालोगे कि हाइपर कंजुकेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे। अभी बनता कैसे हाइपर कंजुकेटिंग स्ट्रक्चर? सबसे पहले तो ये सीख लो। अब मान लो इसी को देखते हैं। जितने अल्फा कार्बन होंगे, जितने हमारे पास में अल्फा कार्बन होंगे, उन पे ये देख लो उन अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक, आओ इसका स्ट्रक्चर पहले तुम बना लो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये कार्बोकेटायन, ये काउंट करना आता है कि नहीं? ये बॉन्ड लाइन में है। कॉर्नर्स पे जिनको हम, अगर कोई एटम नहीं होता है, हम मानते हैं कार्बन है। तो 1 कार्बन, फिर उससे सिंगल 1 कार्बन कनेक्टेड है, फिर कार्बोकेटायन कनेक्टेड है, फिर 1 कार्बन कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके अल्फा कार्बन कौन से होंगे? तो हमने कहा इसके अल्फा कार्बन मींस इससे पड़ोस वाले कार्बन। एक तो ये कार्बन, एक ये कार्बन। अब इनके हाइड्रोजन गिन लो। अब अगर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है टोटल? 4। 2 बॉन्ड तो कनेक्टेड है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन। इसके पास में कितने होंगे? 3। 3 2 5, मींस टोटल स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हैं? हमने कहा था जितने अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हमारे पास में अल्फा कार्बन के स्ट्रक्चर, सॉरी हाइपर कंजुकेटिंग के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो कितने थे? 3 2 5। देखो 5 है किसी में, इसमें है 5 है किसी में। ओके, इसमें थोड़ा करेक्शन है हिंदी वाले में। यहाँ पे जो 3 लिखा है इसको 5 कर लेंगे। ठीक, 5, सॉरी क्या यार, 5। ठीक, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कंपेयर स्टेबिलिटी। अब यहां पे मोर स्टेबिलिटी कौन है? वो भी। अब जिसके ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल, जिसके पास में ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल। मींस अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन काउंट करेंगे, जिसके हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्ट्रक्चर ज्यादा, जिसके स्ट्रक्चर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ज्यादा हो गया
इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वही ज्यादा स्टेबल है। और काउंट करते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसान है, आप एक बार लगा के तो देखो। आओ, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देखो, कंपेयर स्टेबिलिटी। अब देखो आप, ये कितने इसके पास अल्फा कार्बन है, एक तो ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इधर इसके पास में 3, इधर 2, इधर 3, 3 3 6 2 8 कार्बन एक के पास में है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर यहाँ कार्बोकेटायन है तो उसे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितना है, केवल एक ही तो कनेक्टेड है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने कनेक्टेड हैं, एक तो इधर होगा, एक इधर होगा, मींस यहाँ पे 3 इधर, एक इधर। इसके पास 4 हैं, इसके पास 2 हैं, और इसके पास कितने हैं, 3 3 6 2 8। अब देख लो, जिसके पास ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब देखो सबसे ज्यादा किसके पास है, एक के पास, फिर 3 के पास, फिर 2। आ जाओ देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, 1 3 2, 1 3 2, आई थिंक पहला ही करेक्ट है, समझे, पहला। हाइपर कंजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मेमोराइज भी कर ले, आप नोट भी कर ले, और आपने शायद स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्यों, कई बार क्वेश्चन में हाइपर कंजुकेशन ना दे के बेकरनाथन बोल देता है, एंकीमेरिक बोल देता है, या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देता है। आप लोग भी देखिए, बेकरनाथन इफेक्ट, एंकीमेरिक प्रभाव, कोई बॉन्ड अनुवाद नहीं, ये सभी, तो ये सभी नाम हैं हाइपर कंजुकेशन के। ठीक है, हाइपर कंजुकेशन का मतलब क्या होता है, बेकरनाथन इफेक्ट भी होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी होता है, और एंकीमेरिक इफेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, कई बार क्या होता है, हम भावनाओं में आके एक ही ऑप्शन को करेक्ट में आई से जाते हैं, आई से करेक्ट कर देते हैं, नहीं ये नहीं करना, तीनों ऑप्शन पढ़ो पहले, बेकरनाथन भी है और ऑल ऑफ दीज भी है। Which of the following best describe the hyperconjugation effect in isovalent structure? निम्नलिखित में से आइसोवेलेंट संरचनाओं में हाइपर कंजुगेशन का प्रभाव सबसे अच्छा कौन वर्णन करता है। अब बात आती है कि आइसोवेलेंट होता क्या है। आइसो का मतलब याद रखना हमेशा एक जैसे, आइसो का मतलब ही क्या होता है, एक जैसे। जहां पे आइसो लिखा हो वहां आप सीधे समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, एक जैसे एटम की। तो यहां पे हम चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आइसोवालेंट स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिबिट इन हाइपर कंजुगेशन, नहीं, जहां पे जिस भी ऑप्शन में ये कहा होगा कि एक जैसे स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि आइसोवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक जैसे स्ट्रक्चर। आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिबिट इन हाइपर कंजुगेशन, ना भाई इतना गलत तो नहीं हो सकता, ये भी गलत। आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर शो इनहेंस्ड हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रेजोनेंस फॉर्म, नहीं, नॉट एक्चुअल करेक्ट। आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर एग्जिबिट सिमिलर हाइपर कंजुगेशन, सिमिलर एक जैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एज अदर स्ट्रक्चर विद एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, जैसे और भी पड़ोसी अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ में प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर भी वैसे ही रिएक्शन करेगा, वैसे ही प्रभाव दिखाएगा। मीन्स एक जैसा ही तो दिखा रहा। आइसोवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक जैसा। मीन्स हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी वाला। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज मूव। अब बात आती है तीसरे इफेक्ट की। इंडक्टिव पढ़ लिया, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, अब बात आती है रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस में कौन घूमता है। सबसे पहली बात, रेजोनेंस होता क्या है। हमने कहा रेजोनेंस जानने के लिए सबसे पहले आप जान लो ये। अब इसमें जो बॉन्ड घूमता है वो पाई बॉन्ड घूमता है, ये वाला पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या करता है, एक बात मेरी ध्यान रखना, रेजोनेंस में लोन पेयर कन्वर्ट्स टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। जो भी लोन पेयर होगा वो कहां कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में,
और बॉन्ड पेयर कहाँ कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में। ठीक, मान लो यहाँ पे लोन पेयर था, क्या होगा? ये बॉन्ड में बदल जाएगा, और ये बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा? लोन पेयर में। बस इसी चीज को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस में आपने देखा किस बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। और पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? पाई क्या होता है? बॉन्ड किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, न्यूक्लियाई से। बेसिक क्वेश्चन है, बॉन्ड किससे बनते हैं? बताइए सभी लोग। इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्ड बनते हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मिनट। यौगिक के लिए अनुवाद दिखाने की शर्त, मतलब क्या क्या कंडीशंस रहेंगी कि रेजोनेंस इफेक्ट हो? कुछ कुछ कंडीशंस तो होंगी ना रेजोनेंस इफेक्ट होने की। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से रेजोनेंस इफेक्ट हो पाता है? आओ देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कॉन्जुगेशन अकर, बोथ अकर। तो आप ये बताओ हमें, हमने अभी बोला पाई बॉन्ड, और हमको ये पता है, अभी हमको ये पता है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें एक बात तो क्लियर है पीछे वाले। sp3 का मतलब क्या था? sp3 का मतलब ये था कि जो हमारे चल रहा है मामला, सिग्मा बॉन्ड का ही तो चल रहा है। sp3 किसको कहते हो? 4 सिग्मा। मींस sp3 में तो नहीं होने वाला। बात क्लियर? ठीक। कॉन्जुगेशन अगर, हाँ कॉन्जुगेशन होता है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, कॉन्जुगेशन तो हो रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 क्या होता है? याद करो। sp2 कितने सिग्मा बॉन्ड? कितने? 3। आ जाओ। मान लो एक ये कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी सारे हाइड्रोजन से कनेक्टेड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना sp2 में। तो ये आंसर कतई नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं? sp3 देखा, बोला हाँ सर हाइपर कंजुगेशन में भी sp3 हो रहा था, इसमें भी sp3 हो रहा है, और अभी हमारा ये भी sp3 हो जाएगा। नहीं, sp3 नहीं होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज का, कई बार हम गलत कर जाते हैं इन चीजों को। अगली बात आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रेजोनेंस इन केमिस्ट्री। अब बताओ रेजोनेंस होता क्या है? कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, उनको पढ़ते हैं, कौन सा सही बैठ रहा है। आ जाओ पढ़ लो। क्या कहता है? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू अ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम। अब हमको ये बताओ, हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है, उनकी जो पहले की लोकेशन थी वो अलग जाती है, डीलोकलाइजेशन पेयर में चले जाते हैं। मींस यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी। यहाँ पे कौन से आंसर मूव होते हैं, सॉरी कौन सी चीज मूव होती है? इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारा? बी वाला। बात क्लियर है? इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में क्या चीज ऐसी है जो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है अनुनाद में? तो और देखो, सभी परमाणु की स्थिति, इलेक्ट्रॉन का वितरण, सभी परमाणु पर औपचारिक शुल्क, सिग्मा बॉन्ड की संख्या। अब जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? तो हमने देखा रेजोनेंस में कौन चीज मूव करती है? रेजोनेंस में पाई बॉन्ड मूव करते हैं। कौन मूव नहीं करता? सिग्मा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? डी वाला। क्यों? हमको पता है रेजोनेंस में कौन मूव करता है? सिग्मा ही तो मूव नहीं करता, पाई मूव करता है, इसीलिए सिग्मा स्थिर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ लोकलाइज्ड लोन पेयर इन अ मॉलिक्यूल। अब बात आती है लोकलाइज्ड। अब जो स्टेबल है, जो लोकलाइज्ड है, वो हमारे रिएक्शन में पार्ट क्यों लेगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर वो होते हैं जो रिएक्शन में रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते। और देखते हैं, स्थानीयकृत इसको बोलते हैं। लोकलाइज को मतलब एक स्थान पे है, लोकल पे है।
अब इलेक्ट्रॉन एक अकेली जोड़ी जो कई परमाणुओं के साथ विस्थानीकृत होती है, नहीं, गलत। इलेक्ट्रॉनों की अकेली जोड़ी जो अनुनाद में भाग नहीं लेती है, यस, बी। हमने क्या बताया, लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं वो कभी भी पार्ट नहीं करते रेजोनेंस में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डजंट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आईपीएससी का। एल्कोहल किस फंक्शन से आप डिनोट करते हो, सबको पता होगा आंसर, आई होप। इसका तो लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद ही दें और कमेंट में भी बताएं क्या होता है। OH, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, OH। संडे अच्छे से यूज करिए, और आई होप इन 20 क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्पीड रही है, क्योंकि क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, टॉपिक भी कवर करना है। तो आई होप अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर डाल के आगे उसका डाउट आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।